प्यारे बच्चों, आज मेरे हाथ में ये एक मैजिकल स्टिक है। इस मैजिकल स्टिक को मैंने एक स्ट्रिंग के साथ बांध रखा है। अगर मैं यहां से इसको कुछ टार्क प्रोवाइड करता हूं तो इसने क्या किया है, रोटेट करना स्टार्ट कर दिया है। आज के लेक्चर में करना यह है कि इसकी एंगुलर स्पीड को बढ़ाना है, यानी ये ज्यादा तेजी से रोटेट करे। तो आप क्या सोच रहे होंगे, इसको थोड़ी सी और टार्क दें, थोड़ा सा और ट्विस्ट करें, ये ज्यादा तेजी से भागना शुरू कर देगा। लेकिन करना कुछ ऐसा है कि बगैर छुए इसकी एंगुलर स्पीड को बढ़ाना है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? आपके ज़हन में तो आ रहा होगा नहीं हो सकता, लेकिन इस मैजिकल स्टिक से मैं ऐसा कर सकता हूं। अभी आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, खुद ब खुद इसकी एंगुलर स्पीड बढ़ गई है। तो आखिर यहां पर ऐसा कौन सा मैजिक हुआ है, इसी मैजिक को समझने के लिए नोट्स में हेडिंग लगाइए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये आर्टिकल 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन का आर्टिकल नंबर 3.6 है, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी करके बहुत ही अच्छे मार्क्स ले सकें। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की पूरी फीलिंग दिलवाऊंगा, प्रॉपर फिजिकल वर्ल्ड से लेकर के इस लॉ की मैथमेटिक्स के आखिरी कोने तक आपको पहुंचाकर आऊंगा। इसलिए आपने आज के लेक्चर में मेरे साथ जुड़े रहना है, ये कंसेप्ट आपको कभी नहीं भूलेगा। सबसे पहले तो देखना है कि ये जो मैजिकल स्टिक मैंने आपको दिखाई थी इसमें क्या था, सबसे पहले ये बात देखनी है। फिर हम सारे के सारे प्रॉपर नोट्स भी बनाएंगे, जिस तरह आपने पेपर में लिख के आना है फुल मार्क्स लेने के लिए, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन पहली चीज क्या है, कंसेप्ट, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। क्योंकि कंसेप्ट नहीं तो कुछ भी नहीं, कंसेप्ट के बिना फिजिक्स नहीं है। तो सबसे पहले कंसेप्ट, फर्स्ट इज द कंसेप्ट, एवरीथिंग इज नेक्स्ट। तो यहां पर अब देखें, आपको ये ब्लैक दो मैसेज नजर आ रहे होंगे। अब ये जो ब्लैक मैसेज आपको नजर आ रहे हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस पे ये रोटेट कर रहा था, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर आपको नजर आ रहे हैं। अब इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये दूर है। यहां पर आर क्या होगा, बड़ा होगा। जब आर बड़ा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, I भी ज्यादा होगा। हाँ, यहां पर यही थी ना कि ये आर जितना ज्यादा होगा आई भी क्या होगा, फिर ज्यादा होगा। जब मैं इस मैजिकल स्टिक में से इस स्ट्रिंग को खींचता था जो कि नीचे अटैच की हुई है, तो देखें कि यहां पर क्या होता था। देखिए अब ये जो मैसेज है ये किधर गए, एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब आ गए। तो फिर I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर में जो R है ये कम हो गया। जब R कम हो गया तो यहां पर I भी कम हो गया। अब मैं कर क्या रहा था, एक्चुअली इन मैसेज को मैंने किधर रखा हुआ था, यहां पर। अभी मैं फिर इनको यहीं पर लेकर आता हूं, इसको इधर और इसको इस साइड पर। दोबारा से जरा इसको परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको हमने इधर रखना है, इसको इधर। अभी देखिए दोनों साइडों पर हैं। अब फिर मैं यहां स्ट्रिंग को पकड़ूंगा, यहां से देखिए इस स्ट्रिंग को मैं यहां से पकड़ता हूं, इसको थोड़ी सी टार्क प्रोवाइड करता हूं ताकि ये रोटेट करना स्टार्ट कर दे। अभी देखें, अभी आर कितना है, ज्यादा है, क्योंकि बाहर है ये मैसेज। जब आर ज्यादा है तो उस वक्त एंगुलर स्पीड क्या आ रही थी, ओमेगा आपके पास कम आ रही है, यानी कम ओमेगा आ रहा है। लेकिन यहीं पर जब मैंने इसको टार्क देकर छोड़ दिया, याद रखें अब इसको छूना नहीं है, बगैर छुए बगैर एक्सटर्नल टार्क दिए इसके ओमेगा को बढ़ाना है। तो मैंने क्या किया था, मैंने स्ट्रिंग को नीचे खींचा था, इसको ओमेगा क्या करके इंक्रीज करके, यानी जब ये मैसेज एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास आ गए तो उस वक्त क्या हुआ, ओमेगा बढ़ गया। तो फिजिक्स में मैं किस तरह से कहूंगा कि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ, आर कम हुआ, मैसेज एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब आ गए तो ओमेगा क्या हुआ, ओमेगा बढ़ गया। ओमेगा क्या हो गया, बढ़ गया। बिल्कुल आपने लाइव ऑब्जर्व किया है किस तरह बढ़ा है। तो यहां पर मुझे क्या मिला कि जब I बढ़ा तो ओमेगा कम हुआ, जब I कम हुआ तो ओमेगा बढ़ गया। तो यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं
कि आई और ओमेगा आपस में इनवर्सली रिलेटेड हैं। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। इसका मतलब है कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। इसी तरह से मैं लिखूंगा कि जैसे जैसे आई बढ़ेगा तो ओमेगा कम होगा, जैसे जैसे आई कम होगा तो ओमेगा क्या करेगा, बढ़ेगा। या फिर इसी चीज को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। यहां से आई बढ़ेगा तो क्या होगा, ओमेगा कम होगा, जब आई कम होगा तो ओमेगा बढ़ेगा। यहां से अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करूं और इक्वल का साइन लेकर आऊं तो आपको मालूम है कि मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो मैं लगा देता हूं, आई इज इक्वल टू कांस्टेंट अवर ओमेगा, कांस्टेंट अवर ओमेगा। अगर मैं इस ओमेगा को उधर लेकर जाऊं, किधर लेकर जाऊं, उधर लेकर जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आई ओमेगा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये किसकी इक्वल होता है, एंगुलर मोमेंटम के। तो L इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमने क्या देखना था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहां से हमें क्या मिल गया कि एंगुलर मोमेंटम L कांस्टेंट है, यानी कंजर्व्ड है। जब I इंक्रीज कर रहा था तो ओमेगा कम हो रहा था, जब I कम हो रहा था तो ओमेगा बढ़ रहा था, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट आ गया। तो यही स्टेटमेंट है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, कि जब कोई भी एक्सटर्नल टार्क अप्लाई नहीं करेगी, बगैर छुए बगैर टार्क अप्लाई किए इसका ओमेगा बढ़ गया था जब I कम हुआ था, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रह रहा था। जब मैंने कोई टार्क अप्लाई नहीं की तो इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, यानी L कांस्टेंट है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बताता है कि जब बॉडी पर कोई एक्सटर्नल टार्क एक्ट नहीं कर रही होगी उस वक्त क्या होगा कि उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। तो यही स्टेटमेंट है, इसी को उठाकर हमने नोट्स में लिखना है। लेकिन अभी तो बहुत कुछ रहता है, मैं आपको प्रॉपर मैथमेटिकली भी बताऊंगा कि किस तरह से ये कांस्टेंट रहता है। यहां पर इतनी चीज आपको समझ आ गई है, इसको मैं साइड पर लिख देता हूं। यहां पे L इज इक्वल टू आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही चीज हमने यहां से निकाल ली है, इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं। अभी मैं मैथमेटिकली लेकर के आपको प्रॉपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के घर छोड़ के आऊंगा। प्रॉपर इसकी फीलिंग आपके दिमाग में आज मैंने डालनी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है। अभी तक हमने लीनियर क्वांटिटीज और एंगुलर क्वांटिटीज कुछ देखी हैं, जिनमें से कौन कौन सी क्वांटिटीज है। यहां पर एक आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है, उसके मुकाबले में एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर हो सकती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर हो सकती है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद लीनियर वेलोसिटी देखी है, इसके मुकाबले में एंगुलर में क्या देखा है, एंगुलर वेलोसिटी देखी है। लीनियर एक्सेलरेशन देखी है, उसके मुकाबले में क्या देखा है, एंगुलर एक्सेलरेशन देखी है। इसी तरह से हमने लीनियर क्या देखा है, मोमेंटम, और इसके साथ साथ एंगुलर मोमेंटम भी देखा है। यानी जो जो क्वांटिटीज हमने लीनियर मोशन में देखी थी उनका रोटेशनल एनालॉग भी हमने देखा है। अब यहां पर F वेक्टर, लीनियर मोशन में हम क्या करते थे, बॉडी को मूव कराने के लिए फोर्स अप्लाई करते थे, जबकि एंगुलर मोशन के केस में बॉडी रोटेट करती है तभी एंगुलर मोशन होता है ना। तो एंगुलर मोशन के केस में हम क्या करते हैं, टार्क अप्लाई करते हैं, इसी तरह से करते हैं। यहां पर आपने फोर्स का एक फार्मूला पढ़ा था, F वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा पी अवर डेल्टा टी, पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर ये आपने लेक्चर नहीं सुना तो इसको सुनिएगा ताकि आपको इसके बारे में अच्छे से पता हो। तो डेल्टा पी वेक्टर देखिए, अब ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता था कि आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है, जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो। जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो तो यहां से क्या हो जाएगा, फोर्स जीरो हो जाएगी। जब F वेक्टर जीरो हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा कि डेल्टा P भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल्टा P जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखे ना यहां पर अगर मैं जीरो पुट करूं तो डेल्टा P इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब था कि जब फोर्स जीरो थी यानी सिस्टम आइसोलेटेड था तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम जीरो था, यानी लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड था। लीनियर मोमेंटम क्या था, कंजर्व्ड था। यही स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी ना कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। तो फिर
यहां पर ये चीज निकल कर आती है कि फोर्स अगर जीरो होगी तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी अगर कोई फोर्स सिस्टम पर एक्ट नहीं कर रही होगी, एक्सटर्नल फोर्स, तो वो सिस्टम कौन सा होगा, आइसोलेटेड सिस्टम। और जब फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी तो चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा, यानी लीनियर मोमेंटम का जो चेंज है वो जीरो होगा। मोमेंटम खुद क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। जब पी वेक्टर कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होने का क्या मतलब है कि फाइनल और इनिशियल दोनों एक जैसे होंगे, फाइनल माइनस इनिशियल जीरो हो जाएगा, यानी चेंज जीरो हो जाएगा। तो क्या निकला, जब फोर्स जीरो थी, सिस्टम आइसोलेटेड था, तो उस केस में क्या हुआ कि आपके पास लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो गया। इसी के मुकाबले में इधर आ जाइए, यहां पर हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, टा इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, यही चीज हमने देखी थी, टा वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, सेकंड चैप्टर में भी देखा था। यहां पर अगर मैं इस टा वेक्टर को इसी तरह से रखूं, आर वेक्टर को भी इसी तरह से मल्टीप्लाइड बाय एफ वेक्टर किसी के होता है डेल्टा पी वेक्टर और डेल्टा टी के, तो डेल्टा पी वेक्टर और डेल्टा टी, यहां पर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर ये किसकी इक्वल होता है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो ये आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर किसकी इक्वल होगा, एल वेक्टर के। यहां पर डेल्टा पी है तो डेल्टा एल वेक्टर हो जाएगा भाई, तो टा वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एल वेक्टर अवर डेल्टा टी, यही चीज आ जाएगी। अब यहां पर अगर मैं कहूं कि टार्क जीरो है, जिस तरह यहां पर फोर्स जीरो थी, फोर्स के मुकाबले में इधर क्या है, टार्क, तो अगर टार्क जीरो होगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा एल जीरो हो जाएगा, डेल्टा एल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो है तो इसका क्या मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, एल वेक्टर कांस्टेंट है। एल वेक्टर कांस्टेंट होने का क्या मतलब है कि इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर है, जब बराबर है तो उनका चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब चेंज जीरो होगा तो उसका मतलब है कांस्टेंट है। तो यहां से क्या निकला कि जब टार्क जीरो होगी, एक्सटर्नल टार्क, तो उस वक्त जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा या फिर कंजर्व रहेगा। तो वहीं से फिर स्टेटमेंट निकल आई, जिस तरह लीनियर मोमेंटम में एक्सटर्नल फोर्स जीरो थी तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व था, इसी तरह यहां पर जब एक्सटर्नल टार्क जीरो होगी तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो कुछ फीलिंग आई फिर एंगुलर मोमेंटम की, बिल्कुल आई। तो यहां पर अब फिर हम स्टेटमेंट लिखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। तो यहां से मैंने आपको क्या कहा था कि एल कांस्टेंट है, ये भी एल क्या आया है, कांस्टेंट आया है। तो फिजिकली डेली लाइफ से हम निकाल कर लाए उस मैजिकल स्टिक की एग्जांपल, और वहां से हमने क्या निकाला, एल कांस्टेंट। इसको कहते हैं कि थ्रू फिजिक्स आपने ये प्रूव किया कि एल कांस्टेंट है। ये अब आपने मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व करके प्रूव किया कि एल कांस्टेंट है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स ने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया है कि एल कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है। जब मुत्तफिका तौर पर फैसला हो गया कि एल कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो फिर हमने क्या कह दिया कि ये लॉ है, ये कानून है कि हमेशा एंगुलर मोमेंटम उस सिस्टम का कंजर्व्ड रहेगा जिस पर एक्सटर्नल टार्क एक्ट नहीं कर रही। तो यही थी स्टेटमेंट इसकी। इसको हम उठाकर लिखते हैं कि आपने पेपर में कैसे लिखना है और नोट्स में कैसे लिखना है। तो चलिए साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलिए। अब इसी स्टेटमेंट को हमने उठाकर लिख दिया किस तरह से, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल टार्क एक्ट्स ऑन ए सिस्टम, अगर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टार्क एक्ट नहीं कर रही होगी तो उस केस में क्या होगा, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब तो आपको अच्छे से ये बात समझ आ गई होगी कि जब टार्क एक्ट नहीं कर रही होगी तो किस तरह से टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। अब इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली भी लिख लेते हैं। किस तरह से लिखेंगे, एल टोटल, क्या लिखेंगे, एल टोटल, क्योंकि टोटल एंगुलर मोमेंटम है। अब टोटल एंगुलर मोमेंटम से क्या मुराद है कि सिस्टम में जो कुछ भी है, जितने भी छोटे छोटे मैसेज पार्टिकल्स हैं, उन सब का एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर दो तो टोटल एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा। यानी L1 प्लस L2 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, वो कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट को ही कहते हैं कंजर्व रहना, कांस्टेंट रहना। इतनी बात तो आपको समझ आ ही चुकी है कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो यहां तक तो हो गई स्टेटमेंट। अब थोड़ा सा किताबी कीड़ा बन लेते हैं कि जो किताब में लिखा हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं कि बुक क्या कह रही है कि एंगुलर मोमेंटम किस तरह से कंजर्व रहता है। बस यही बातें लिखनी है जो अभी तक मैंने आपको बताई हैं, इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा करके लिख देना है। तो चलिए उसको लिखते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगानी है और बुक वाली बात लिखनी है किस तरह से,
द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। देखिए जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है फिजिक्स का, यानी फिजिक्स का बुनियादी प्रिंसिपल है। अब बुनियादी प्रिंसिपल क्यों है? क्योंकि देखें जो प्लैनेट्स हैं वो भी रोटेट कर रहे हैं, जब वो रोटेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका भी एंगुलर मोमेंटम है, तो उनका एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है जब तक कोई एक्सटर्नल टार्क उन पर एक्ट ना करे। अब जो इलेक्ट्रॉन है ये तो एक बहुत ही छोटा पार्टिकल है जो कि एटम में प्रेजेंट होता है। आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, जब स्पिन करता है तो ऑब्वियसली वो रोटेट कर रहा है, उसका भी कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम होगा, तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि चाहे प्लैनेट्स हो जो कि रोटेट कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल हो वो भी अगर स्पिन कर रहा हो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या करेगा? होल्ड करेगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये एक बुनियादी प्रिंसिपल है, जब बड़ों के लिए भी होल्ड करता है छोटों के लिए भी होल्ड करता है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स में से हो जाएगा। इट हैज बीन वेरीफाइड फ्रॉम द कॉस्मोलॉजिकल टू द सब माइक्रोस्कोपिक लेवल। यहां पर फिर वही बात आ गई है। अब कॉस्मोलॉजिकल लेवल में कौन सी चीजें आ जाती हैं? जैसे अर्थ हो गया, जैसे मून हो गया, बाकी प्लैनेट्स हो गए। सब माइक्रोस्कोपिक लेवल में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स जिस तरह से स्पिन करते हैं ये सब माइक्रोस्कोपिक लेवल में आते हैं। तो कहते हैं इन सब के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या करता है? होल्ड करता है। उन सब के रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है जब तक कि उन पर कोई एक्सटर्नल टार्क अप्लाई ना की जाए। द इफेक्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज रेडिली अपेरेंट। कहते हैं कि जो इफेक्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का वो रेडिली अपेरेंट आपको सामने नजर आता है इफ अ सिंगल आइसोलेटेड स्पिनिंग बॉडी अल्टर्स इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है? देखिए यहां पर अगर मैं इसको एक सिंगल बॉडी मानूं, इस वक्त वो जो अंदर मैसेज थे वो बाहर दूर दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यानी एक इस जगह पर है और दूसरा इस जगह पर है। अब यहां पर इसको अगर मैं रोटेट करवाऊंगा ये ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफर कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर सिंगल आइसोलेटेड स्पिनिंग बॉडी अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्टर करे, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करे, जिस तरह मैं यहां से स्ट्रिंग को खींचूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा जब ये रोटेट कर रहा होगा, तो उस केस में कहता है कि आपको रेडिली अपेरेंट बहुत जल्दी से नजर आ जाता है। किस तरह नजर आता है? अभी मैसेज दूर दूर है, अभी ये क्या करे? रोटेट करे। जैसे मैं स्ट्रिंग खींचूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि जो मैसेज है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब आ जाएंगे इस तरह से। अभी देखिए इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो गई है। अब जब एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट जब वो कम हुआ या ज्यादा हुई तो कांस्टेंट रहेगा। इसी वजह से कहता है कि अगर सिंगल आइसोलेटेड स्पिनिंग बॉडी हो, यानी इस पर कोई टार्क एक्ट किए बगैर अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर ले। अब देखिए इसको एक मतलब हमने घुमा दिया था, इसके पास क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बगैर छुए मैंने चेंज किया था ये स्ट्रिंग नीचे खींचकर। तो यही कह रहा है ना कि आइसोलेटेड यानी छूना नहीं है, उसको मजीद टार्क नहीं देना, यानी उस पर कोई एक्सटर्नल टार्क एक्ट नहीं होना चाहिए। तो उस केस में अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप अल्टर कर सकते हैं, जिस तरह के मैंने स्ट्रिंग को पकड़ के उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्टर किया, मैसेज को मैं करीब लेकर आया, तो उस केस में आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रेडिली अपेरेंट, उस केस में आपको नजर आ जाता है कि किस तरह से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो यहां पर यही बात हो रही थी। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक्सप्लेनेशन में ये वाला जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ये एक्चुअली इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मेन थीम है। इसमें क्या कहता है? इफ अ बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, देखें जब एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैसेज दूर दूर है तो अब R क्या है? यहां से लेकर यहां तक जितना दूर है इतना R है। अब R जब ज्यादा होगा तो I क्या होगा? ज्यादा होगा। कहता है कि इसके पास अब लेट से कोई एक I है, I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ऑफर कर रहा है। लेट से यहां पर जब ये रोटेट कर रहा है तो ये कोई ना कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफर कर रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? I1 स्पिनिंग विद एंगुलर स्पीड ω1। और ये जो बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है ये कितनी एंगुलर स्पीड के साथ मूव कर रही है? लेट से यहां पर ω1 के साथ मूव कर रही है। अल्टर्स इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू I2। कहता है कि अगर इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है जो कि ω1 के साथ मूव कर रही है, तो अगर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो I1 से I2 कर दे इस तरह से, तो एंगुलर स्पीड भी क्या हो जाएगी? चेंज होकर ω2 हो जाएगी। तो यहां पर हमने ये बात लिखी है, देन इट्स एंगुलर स्पीड ω2 आल्सो चेंजेस, कि ω2 भी चेंज हो जाएगी। यहां पर आपने यही बात नहीं ऑब्जर्व की। अब मैं इसको इस तरह से रोटेट करवाता हूं। अब यहां पर क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 ω1, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 होगा तो ω क्या होगा? ω2, यानी चेंज हुआ ना। तो हमने यहां पर यही बात की है। कहता है कि अगर ऐसा हो कि I1
स्पिनिंग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, उस वक्त उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 हो। अगर वो अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्टर करे, जिस तरह हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्टर किया मैसेज को एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब लाकर, तो फिर क्या होगा कि एंगुलर स्पीड ओमेगा 2 आल्सो चेंजेस। तो ओमेगा 2 जो है वो आल्सो चेंज होगी, यानी एंगुलर स्पीड भी चेंज होगी। आपने प्रॉपर ऑब्जर्व किया किस तरह से चेंज होगी। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, क्योंकि आई ओमेगा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कांस्टेंट है, तो I1 ओमेगा 1 जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्टर करने से पहले एंगुलर मोमेंटम था, यानी यहां पर देखिए इस तरह से ये मूव कर रहा था। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I1 स्पीड कितनी है, ओमेगा 1 एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, I1 ओमेगा 1। जब मैंने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्टर करके I2 कर दिया तो एंगुलर स्पीड क्या होगी, ओमेगा 2। अब आफ्टर यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज करने के बाद इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना है, I2 ओमेगा 2। तो हमने क्या कहा था कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जब कंजर्व रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करने से पहले जो एंगुलर मोमेंटम था वो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज करने के बाद जो एंगुलर मोमेंटम था वो कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम बिफोर चेंजिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम आफ्टर चेंजिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिस तरह वहां पे हम बात करते थे ना कि बिफोर कुलियन आफ्टर कुलियन लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, इस तरह ये भी बिफोर वाला और आफ्टर वाला आपस में सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट यहां पर डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की हेडिंग लगानी है और उसमें फिर यही बात बतानी है कि जो डायरेक्शन है क्या वो भी कंजर्व्ड रहेगी या नहीं रहेगी, वो चेंज तो नहीं होगी। देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी की दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। कंजर्वेशन का मतलब है कि मैग्नीट्यूड भी कंजर्व रहेगा और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वही बात की है कि विद द डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किधर होती है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। यहां पर अगर मैं इसको इस तरह से रोटेट करूं इस तरह से, तो इसमें एंगुलर मोमेंटम आ गया। अब इस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किधर है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है। Hence the direction of angular momentum along the axis of rotation also remains fixed। जैसे देखें इसको यहां पर मैं एक दफा अगर टार्क देकर छोड़ दूं तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा जब तक कि हम इस पर कोई एक्सटर्नल टार्क अप्लाई नहीं करेंगे। अब ये बात हमने कहां से निकाली है कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स रहेगी, ये हमें इस फैक्ट से पता चलती है। ये फैक्ट क्या है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन विल नॉट चेंज इट्स ओरिएंटेशन अनलेस एन एक्सटर्नल टार्क कॉजेज इट टू डू सो। कि यहां पर अगर मैं इसको मूव करा दूं, अब इसमें क्या है, एंगुलर मोमेंटम, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो अपनी ओरिएंटेशन चेंज नहीं करेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल टार्क अप्लाई ना करूं, उस वक्त तक एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं करेगा अपनी ओरिएंटेशन। यहां पर अब आपको ये बात समझ आ चुकी है। अब इसी चीज को मजीद समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं जो आपकी बुक पर दी गई है, उसको भी नोट्स में लिखना है। तो चलिए उसको पहले लिखते हैं और फिर समझते हैं। आप भी साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए क्योंकि इसी पैटर्न पर आपने पेपर में लिखकर आना है। अगर प्रॉपर इसी तरह हेडिंग्स की फॉर्म में लिखकर आएंगे तो वहां पर आपको बहुत ही जबरदस्त किस्म के मार्क्स मिल सकते हैं। यहां पर अब हमने एग्जाम्पल की हेडिंग लगाई है अर्थ रोटेशन, यानी अर्थ की रोटेशन के बारे में बात करेंगे। अब ये वाली जो एग्जाम्पल है, एक्चुअली ये एग्जाम्पल उस फैक्ट से रिलेटेड है जो मैंने यहां पर लिखा था। एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कहता है कि जब अर्थ सन के अराउंड मूव करती है, मान लीजिए यहां पर ये सन है इस तरह से कुछ, ये क्या है सन, और यहां पर ये अर्थ है जो कि सन के अराउंड अपने ऑर्बिट में इस तरह से मूव कर रही है। अर्थ क्या कर रही है, सन के अराउंड अपने ऑर्बिट में मूव कर रही है। नो सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल टार्क इज एक्सपीरियंस्ड बाय अर्थ, कहते हैं कि ये जो अर्थ है ये कोई सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल टार्क यहां पर एक्सपीरियंस नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, देखिए जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो याद रखिए कुछ इस तरह से होता है, टिल्टेड एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। अब इस अर्थ को सन अपनी तरफ पुल कर रहा है, ये तो एक फोर्स अर्थ के ऊपर लग रही है। इसके अलावा और कौन सी फोर्स है, देखिए सन तो जो अर्थ को पुल कर रहा है ये तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो अपने ऑर्बिट में मूव करती रहे। इसके अलावा एक मून है जो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, लेकिन अर्थ का अपने एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इतना ज्यादा है कि मून की जो अट्रैक्शन है वो उसे इतना कोई असरअंदाज नहीं करती। लिहाजा यहां पर जस्ट एक ही फोर्स होगी
जो उसके साथ सन उसको अपनी तरफ पुल कर रहा है, जो कि उसको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसकी वजह से वो इस ऑर्बिट में मूव कर रही है। कहते हैं कि कोई सिग्निफिकेंट टार्क इसके ऊपर नहीं लग रही। जब कोई सिग्निफिकेंट टार्क नहीं लग रही, एक्सटर्नल टार्क, तो यहां पर फिर एंगुलर मोमेंटम क्या रहना चाहिए? कंजर्व रहना चाहिए। जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो उस केस में उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। तो यहां पर इस एग्जांपल में हमने यही बात की है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ का, इसकी ओरिएंटेशन यही रहेगी, क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल टार्क एक्ट नहीं कर रही। फैक्ट में हमने क्या पढ़ा था? द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट does not change its orientation unless an external torque acts on it। जब यहां पर फिर एक्सटर्नल टार्क एक्ट नहीं कर रही इसके ऊपर कोई भी, तो उस केस में इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये वाला, ये अपनी ओरिएंटेशन चेंज नहीं करेगा, बल्कि इसकी ओरिएंटेशन इसी तरह से रहेगी। तो यहां से फिर वो वाला फैक्ट भी प्रूव हो चुका है, क्योंकि इसकी एग्जांपल भी हमारे पास आ गई है। तो यहां पर ये लिखा है, बिकॉज द मेजर फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज पुल ऑफ द सन। अब अर्थ के ऊपर जो मेजर फोर्स एक्ट कर रही है वो जस्ट पुल ऑफ सन है, और ये जो पुल ऑफ सन है यही एक्चुअली इसको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इसकी वजह से अर्थ इस ऑर्बिट में सन के अराउंड मूव कर रही है। द अर्थ एक्सिस ऑफ ओरिएंटेशन देयरफॉर रिमेन फिक्स्ड इन वन डायरेक्शन। इसलिए जो अर्थ का ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये फिक्स रहता है, इसकी ओरिएंटेशन फिक्स रहती है, इसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होती। तो फैक्ट में भी हमने यही बात की थी, यहां पर एग्जांपल में भी यही बात की है, विद रेफरेंस टू यूनिवर्स अराउंड अस, कि इसके अराउंड जितने भी यूनिवर्स है, बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं, उनके रेफरेंस से। देखिए, जब भी किसी बॉडी का एक्सिस डिफाइन होता है तो वो किसी चीज के रेफरेंस से होता है। जो बाकी यूनिवर्स है उसके रेफरेंस से जो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस तरह से टिल्टेड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इस एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। जब रोटेट कर रही है तो ऑब्वियसली यहां पर इसका एंगुलर मोमेंटम है, हम कहें कि एक्सटर्नल टार्क भी एक्ट नहीं कर रही, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो ये वाला फैक्ट जो हमने यहां पर लिखा था वो यहां पर पूरा हो जाएगा कि इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो अपनी ओरिएंटेशन को चेंज नहीं करेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल टार्क एक्ट नहीं करेगी। अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर द consequences ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो उसमें आपने यही वाला फैक्ट लिखना है कि इसका मेन कंसीक्वेंस यही है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो उस वक्त तक अपनी ओरिएंटेशन को चेंज नहीं करता। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सिस ऑफ रोटेशन अपनी ओरिएंटेशन को उस वक्त तक चेंज नहीं करता जब तक कि एक्सटर्नल टार्क उस पर एक्ट ना करे। तो यहां पर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अच्छे तरीके से समझ आ चुका है कि किसी भी बॉडी का, किसी भी रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम उस वक्त तक कंजर्व रहता है जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल टार्क एक्ट ना करे। तो यही था कंसेप्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। पेज नंबर 62 पर आपकी बुक में एक डू यू नो दिया गया, जिसमें क्या कहा गया है? द बॉल स्पीड इंक्रीजेस एज द स्ट्रिंग रैप्स अराउंड द फिंगर, कि जो बॉल है इसकी स्पीड इंक्रीज करेगी जैसे जैसे ये फिंगर के अराउंड रैप होती जाएगी। किस तरह से? देखिए, यहां पर ये स्ट्रिंग है, अगर मैं इसको इस तरह से विरल करवाता हूं अपनी फिंगर के अबाउट तो क्या होगा? देखें, अभी मेरी फिंगर पर रैप हो रही है, इसकी स्पीड इंक्रीज करती जा रही है। तो यहां पर हम नहीं बताना है कि स्पीड क्यों इंक्रीज कर रही है, एक्चुअली इसका रीजन क्या है। देखिए, जैसे जैसे स्ट्रिंग रैप हो रही थी तो जो आर था ये कम होता जा रहा था, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस मैच तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो रहा था? कम हो रहा था, आर कम हो रहा था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। जब आर कम होगा तो आई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब आई कम होगा तो उस केस में ओमेगा बढ़ जाएगा, जिस तरह मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है ना कि जब आई कम होगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा। जब ओमेगा बढ़ेगा इसी वजह से आपको इसकी स्पीड बढ़ती हुई नजर आई है, एंगुलर स्पीड। तो यही इसका एक्चुअल रीजन है। फाइनली आज के लेक्चर में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में देखा है कि ये किस तरह का लॉ है, एंगुलर मोमेंटम किस तरह से कंजर्व रहता है किसी भी रोटेटिंग बॉडी का जब उस पर एक्सटर्नल टार्क ना एक्ट कर रही हो। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसलिए अगर आपने अभी तक फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।